नमस्कार। आज हम बीएड पार्ट सेकंड आसाम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु अधिगम का आकलन विषय में प्रथम यूनिट आधारभूत संप्रत्यय के एक टॉपिक मेजरमेंट या मापन का अध्ययन करेंगे। मापन मापन यानी किसी पदार्थ के गुण और विशेषताओं को अंकात्मक स्वरूप करने की प्रक्रिया। पदार्थ का मतलब नहीं केवल पदार्थ ही हो, वो व्यक्ति भी हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति की एज कितनी है, उसके हिंदी या किसी व्यक्तिगत विषय में या कितने नंबर आए, कितने उसके प्राप्तांक रहे। वस्तुओं में देखा जाए तो दूध कितना है, दूरी कितनी है, कपड़ा कितने मीटर है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, वो कितने वजन की है। ये सब चीजें चेक करना मापन की प्रक्रिया है। उन्हीं में अगर जैसे दूध में देखा जाए तो दूध में फैट कितना है ये देखा जाता है, यानी कि फैट की मात्रा। उस मात्रा के आधार पर उसके गुणों का पता लगाया जाता है। जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा गुड़ दूध अच्छा माना जाता है, उतने ही उसमें गुण होते हैं। स्टीवेंस कहते हैं मापन कुछ सहमत नियमों के अनुसार वस्तुओं की संख्या को निर्दिष्ट करता है। जैसे सहमत नियम यानी विश्व में सभी जगह अगर दूरी मापी जाएगी तो मीटर में मापी जाएगी और सभी लोग उससे सहमत हैं, या जिस भी यूनिट में मापी जाएगी तो सभी लोग उस यूनिट को मान्यता देते हैं। उस यूनिट को नापने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है वो विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसा होगा। चाहे उसको भारत में नापें तब भी उतना ही आएगा जितना विदेश में नापें। इवन अगर हम कोई कपड़ा लेकर के जाएं चंद्रमा पर भी उसको नापें तो उतने ही मीटर का आएगा। दूध में फैट कितना है वो किसी भी मेजरमेंट से नापें, किसी भी स्केल से नापें, उतना ही आएगा। क्या क्या कार्य करता है मापन? पहला तो वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। वस्तुओं की श्रेणी कितने प्रकार से हो सकती? अच्छी, बुरी, मध्यम, बहुत अच्छी, अच्छी, सामान्य, औसत, मध्यम, बहुत खराब, खराब। ये सब वस्तुओं की श्रेणी। आलुओं में साइज के आधार पर बांटा जाता है, बड़ी चीज, मध्यम आकार की चीज, छोटे आकार की चीज। सभी चीजों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं उनके मापन के आधार पर। यह वह संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। संख्या, अगर आपकी उम्र 40 से अधिक वर्ष की है तो आप इस एज ग्रुप में आएंगे। आपकी उम्र 60 से अधिक वर्ष की है तो आप इस एज ग्रुप में आएंगे। आपकी उम्र 13 वर्ष से छोटी है तो आप बालक बालिका कहलाएंगे। 13 से 19 वर्ष के हैं तो आप किशोर कहलाएंगे। उससे बड़े हैं तो प्रौढ़ कहलाएंगे। उससे बड़े हैं तो वृद्ध कहलाएंगे। वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को भी व्यक्त करता है। केवल वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं के गुणों को अंक प्रदान करने के नियमों को भी व्यक्त करता है। वस्तुओं को अंक प्रदान करना मतलब वही वापस कितने मीटर है, कितने किलो है, कितनी संख्या है, कितनी मात्रा है, ये सब चीजें तो वस्तुओं को अंक प्रदान करना। और गुणों को अंक प्रदान करना, अगर आपकी रेटिंग की जाए, मान लीजिए आपसे ही कह दिया जाए कि इस परिस्थिति में आप स्वयं को 1 से लेकर 10 तक कितने अंक प्रदान करेंगे। अगर वो आप जितने अंक प्रदान करते हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे अध्यापन आज मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ उसमें आप मुझे 1 से 10 तक कितने अंक प्रदान करेंगे, तो आप मेरा मापन करेंगे कि इन्होंने जो पढ़ाया है, संपर्क आचार्य ने जो पढ़ाया है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 10। ये 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला, जिस वस्तु या व्यक्ति को मापन किया जा रहा है उसके गुणों को पहचानना। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के मापन के पहले उसके गुणों को पहचान कर उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि मापन के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि उसके कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। जैसे किसी पदार्थ के तापक्रम का, किसी व्यक्ति की बुद्धि का, सृजनात्मकता का, दूध या जो हम सामग्री उपयोग में लेते हैं उसके गुणों का वो मापन किया जाता है। दूध में फैट कितना है, फैट के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि इसके गुण कितने हैं। दूसरा होता है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यासों को पहले से निश्चित कर लेना। पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि जो हम मापन कर रहे हैं उसके आधार पर हम क्या विश्लेषण निकालेंगे और इस मापन को किन पैमानों पर किया जाना है, मीटर में, किलो में। और उनकी जो विश्लेषण करेंगे वो बहुत अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, सामान्य है, औसत है, इसके आधार पर हम उनको अभिव्यक्त करेंगे। तीसरा, गुणों के अंशों अथवा योग को इकाइयों में व्यक्त करना। जो गुण जो हमने प्राप्त करे, जो मापन किया, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे उनको अभिव्यक्त करेंगे या समग्र रूप से कैसे अभिव्यक्त करेंगे। जैसे किसी बच्चे की अंक तालिका देखी जाए तो हिंदी में उसके गुण अलग होते हैं जो मापन किया जाता है अंकों का, इंग्लिश में अलग, अलग अलग विषय में अलग होता है। समग्र रूप से उसका औसत निकाला जाता है तो फाइनल रिजल्ट कहलाता है कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है और ये
इन क्षेत्रों में जाकर के सफल हो सकता है। अब विषय है मापन के प्रकार कितने हैं। मूलतः मापन दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक मापन और दूसरा भौतिक मापन। मानसिक मापन की प्रक्रिया अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था, उसके बाद से शुरू हुई। मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्ष होती है, यानी कि इनमें अंकों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अंक केवल ये नापने के लिए देखे जाते हैं कि कितना है, और उन अंकों के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है वो एक्चुअली मापन कहलाता है। आपने बुद्धि लब्धि नापी, हो सकता है वो 120 आई हो, लेकिन 120 आपकी बुद्धि लब्धि नहीं है। 120 जो अंक है वो किसी बुद्धि लब्धि के प्रकार को या किसी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहे हैं कि बुद्धि लब्धि कितनी है। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में 50 अंक लाता है तो उससे बड़ी तो इससे किसी वास्तविक तथ्य की सूचना प्राप्त नहीं होती, तो इन 50 अंकों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपसे कहें 100 में से 50 लाया, तो आप उस बच्चे के उस विषय में बुद्धि अधिगम को मेजर करते हैं कि कितना अधिगम इसको हो चुका है। 50 लाएगा, 60 लाएगा, 100 लाएगा, आपके लिए 50 भी उतने 48 भी होते हैं। ये परिवर्तनीय होते हैं, इनकी कोई निश्चितता नहीं होती। मानसिक मापन किसी व्यक्ति के एक पक्ष से संबंधित होते हैं, समग्र विश्लेषण इनसे नहीं किया जा सकता। मूलतः मानसिक मापन मानसिक क्रियाओं, मानसिक विशेषताओं जैसे बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व क्षमता, अभिरुचि आदि योग्यताओं के मापन किया जाता है। दूसरा होता है भौतिक मापन। भौतिक मापन प्रयोगात्मक मापन में जो प्रारंभ में प्रयास किए गए थे उनके आधार पर प्रारंभ हुआ। भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है, ये निश्चित प्रकार के होते हैं। 2 लीटर मतलब 2 लीटर, 3 मतलब 3, 1 मीटर यानी 1 मीटर। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हमेशा 1 मीटर रहेगा। आज जो चीज 1 मीटर है, 10 वर्ष बाद भी वह 1 मीटर ही रहेगी, अपने आप बढ़ेगी नहीं। इनमें यादृच्छिक शून्य बिंदु होता है। भौतिक मापन की व्याख्या मानसिक मापन की अपेक्षा सरल होती है, इनमें संपूर्णता एवं वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। भौतिक मापन स्थिर प्रकृति के होते हैं, यानी अगर यादृच्छिक शून्य यानी कि इन मापन का जो स्केल होता है वो शून्य से शुरू होता है और आगे तक बढ़ता है, और ये हमेशा स्थिर रहता है। मानसिक मापन और भौतिक मापन में मूलतः 7 अंतर देखे जाते हैं। जब मानसिक मापन और भौतिक मापन की भी चर्चा की। पहला तो मानसिक मापन व्यक्ति की क्रियाओं और उसके शील गुणों का मापन करता है कि उसकी बुद्धि कितनी है, रुचियाँ कितनी है। और भौतिक मापन किसी वस्तु के भौतिक गुणों का मापन करता है, तो वजन कितना है, आकार कितना है, लंबाई कितनी है, ये सब चीजें। मानसिक मापन सापेक्ष प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनमें अंकों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और निरपेक्ष प्रकृति के होते हैं भौतिक मापन, इनमें अंकों का महत्व होता है। मानसिक मापन में कोई यादृच्छिक बिंदु शून्य नहीं होता। भौतिक मापन में का जो मेजरमेंट स्केल है वो हमेशा शून्य से ही शुरू होता है। भौतिक मापन की अपेक्षा मानसिक मापन परिवर्तनीय होते हैं कि जो व्यक्ति आज बुद्धिमान नहीं है वो कल बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन भौतिक मापन परिवर्तनीय नहीं होते। अगर कोई चीज आज 1 मीटर की है तो कल भी 1 मीटर की ही रहेगी, बशर्ते उसकी ग्रोथ नियमित रूप से होती ना हो, पेड़ पौधे या व्यक्ति या जीव जंतु ना हो। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति इन मापन के प्रति अलग प्रकार का विश्लेषण कर सकता है। और भौतिक मापन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, आपके लिए जो चीज जितनी है वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही मात्रा में होगी। मानसिक मापन आंशिक गुण के मापन से संबंधित है, किसी वस्तु या व्यक्ति के आंशिक गुणों का मापन करते हैं, जबकि भौतिक मापन संपूर्ण गुणों का मापन करते हैं। मानसिक मापन और भौतिक मापन में मूलतः 7 अंतर देखे जाते हैं। जब मानसिक मापन और भौतिक मापन की भी चर्चा की। पहला तो मानसिक मापन व्यक्ति की क्रियाओं और उसके शील गुणों का मापन करता है कि उसकी बुद्धि कितनी है, रुचियाँ कितनी है। और भौतिक मापन किसी वस्तु के भौतिक गुणों का मापन करता है, तो वजन कितना है, आकार कितना है, लंबाई कितनी है, ये सब चीजें। मानसिक मापन सापेक्ष प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनमें अंकों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और निरपेक्ष प्रकृति के होते हैं भौतिक मापन, इनमें अंकों का महत्व होता है। मानसिक मापन में कोई यादृच्छिक बिंदु शून्य नहीं होता। भौतिक मापन में का जो मेजरमेंट स्केल है वो हमेशा शून्य से ही शुरू होता है। भौतिक मापन की अपेक्षा मानसिक मापन परिवर्तनीय होते हैं कि जो व्यक्ति आज बुद्धिमान नहीं है वो कल बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन भौतिक मापन परिवर्तनीय नहीं होते। अगर कोई चीज आज 1 मीटर की है तो कल भी 1 मीटर की ही रहेगी, बशर्ते उसकी ग्रोथ नियमित रूप से होती ना हो, पेड़ पौधे या व्यक्ति या जीव जंतु ना हो। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति इन मापन के प्रति अलग प्रकार का विश्लेषण कर सकता है।
और भौतिक मापन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। आपके लिए जो चीज जितनी है वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही मात्रा में होगी। मानसिक मापन आंशिक गुण के मापन से संबंधित है, किसी वस्तु या व्यक्ति के आंशिक गुणों का मापन करते हैं, जबकि भौतिक मापन संपूर्ण गुणों का मापन करते हैं। कार्य क्या है? मापन के प्रमुख 6 कार्य देखे गए हैं। पहला, वर्गीकरण करना, गुणों के आधार पर व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण करना। व्यक्ति की रुचियों के आधार पर वर्गीकरण करना, अभिव्यक्तियों के आधार पर वर्गीकरण करना, अधिगम क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण करना, IQ के आधार पर वर्गीकरण करना, या वस्तुओं का वर्गीकरण करना उनके आकार, साइज, शुद्धता आदि के आधार पर वर्गीकरण करना। दूसरा, भविष्य कथन करना, पूर्व कथन करना है, प्रेडिक्शन करना। वर्तमान योग्यताएं जो व्यक्ति की हैं उनके आधार पर वो भविष्य में क्या क्या कर सकेगा। आज अगर हम मापन करते हैं व्यक्ति के किसी गुण का, तो भविष्य में उनका क्या उपयोग कर सकेगा, ये भविष्य कथन किया जा सकता है। दूसरा, कंपैरिजन है, तुलना करना। भिन्न व्यक्तियों तो वस्तुओं के गुणों के आधार पर तुलना कर लेना, किस व्यक्ति की रुचियां ज्यादा अच्छी हैं, किसकी खराब है, किसका व्यक्तित्व अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, किसकी अभिक्षमता या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किसकी औसत है। चौथा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर हम मापन करते हैं तो हम किसी बच्चों को व्यक्तियों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रदान कर सकते हैं, उसका व्यक्तित्व कैसे सुधारा जाए, वो कौन से आगामी भविष्य में कौन से व्यवसायों को अपनाए आदि। तीसरा, निदान या डायग्नोसिस करना। ये व्यक्ति किन चीजों में असफल होता जा रहा है, चाहे वो परीक्षा हो या अन्य कार्य हो, तो हम मापन कर लेते हैं कि क्या ऐसे कार्य हैं जिनके कारण व्यक्ति इन स्थानों पर सफल नहीं हो पा रहा है, वो निदान कहलाता है। और छठा, अनुसंधान करना। जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उन सब में प्रथम प्रक्रिया मापन की होती है। मापन के आधार पर ही उन मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में विश्लेषण या परिचर्चा की जाती है, शोध किए जाते हैं। धन्यवाद। कार्य क्या है? मापन के प्रमुख 6 कार्य देखे गए हैं। पहला, वर्गीकरण करना, गुणों के आधार पर व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण करना। व्यक्ति की रुचियों के आधार पर वर्गीकरण करना, अभिव्यक्तियों के आधार पर वर्गीकरण करना, अधिगम क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण करना, IQ के आधार पर वर्गीकरण करना, या वस्तुओं का वर्गीकरण करना उनके आकार, साइज, शुद्धता आदि के आधार पर वर्गीकरण करना। दूसरा, भविष्य कथन करना, पूर्व कथन करना है, प्रेडिक्शन करना। वर्तमान योग्यताएं जो व्यक्ति की हैं उनके आधार पर वो भविष्य में क्या क्या कर सकेगा। आज अगर हम मापन करते हैं व्यक्ति के किसी गुण का, तो भविष्य में उनका क्या उपयोग कर सकेगा, ये भविष्य कथन किया जा सकता है। दूसरा, कंपैरिजन है, तुलना करना। भिन्न व्यक्तियों तो वस्तुओं के गुणों के आधार पर तुलना कर लेना, किस व्यक्ति की रुचियां ज्यादा अच्छी हैं, किसकी खराब है, किसका व्यक्तित्व अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, किसकी अभिक्षमता या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किसकी औसत है। चौथा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर हम मापन करते हैं तो हम किसी बच्चों को व्यक्तियों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रदान कर सकते हैं, उसका व्यक्तित्व कैसे सुधारा जाए, वो कौन से आगामी भविष्य में कौन से व्यवसायों को अपनाए आदि। तीसरा, निदान या डायग्नोसिस करना। ये व्यक्ति किन चीजों में असफल होता जा रहा है, चाहे वो परीक्षा हो या अन्य कार्य हो, तो हम मापन कर लेते हैं कि क्या ऐसे कार्य हैं जिनके कारण व्यक्ति इन स्थानों पर सफल नहीं हो पा रहा है, वो निदान कहलाता है। और छठा, अनुसंधान करना। जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उन सब में प्रथम प्रक्रिया मापन की होती है। मापन के आधार पर ही उन मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में विश्लेषण या परिचर्चा की जाती है, शोध किए जाते हैं। धन्यवाद।